दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे खतरनाक और सुपर पावर्स वाले अपराधियों को एक ही हाईटेक जेल में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हॉलीवुड की एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म कैरेक्टिव मेजर्स की कहानी, जहां आम इंसान नहीं बल्कि खतरनाक सुपर विलेंस कैद हैं। आज हम इसी रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का पूरा सच जानने वाले हैं। इस कहानी का आगाज होता है शहर की एक सुनसान और अंधेरी अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज से। उस अंधेरे में जैक नाम का एक शख्स खड़ा है जिसे इंसानी सीमाओं से परे यानी मेटा ह्यूमंस के एक खूंखार गिरोह ने चारों तरफ से घेर रखा है। असल में जैक अतीत में इसी गिरोह के लिए काम किया करता था, मगर एक बेहद महत्वपूर्ण और गुप्त मिशन के दौरान उससे एक बड़ी चूक हो गई, जिसके कारण वह मिशन पूरी तरह नाकाम हो गया। अब उस गैंग के तमाम लोग जैक की जान के प्यासे बन चुके हैं और उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं, और इसी खौफ के मारे उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे अपराधी जैक पर वार करते और उसकी जीवन लीला समाप्त करते, अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए एक रहस्यमयी नकाबपोश विजिलेंटी की एंट्री होती है, जिसे लोग पे बैक के नाम से जानते हैं। तो पल भर में पूरा माहौल ही बदल जाता है। वह वहां कदम रखते ही बिना कोई फालतू बात किए आंधी की रफ्तार से अपनी गन निकालता है और उस गिरोह के गुंडों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर देता है कि देखते ही देखते कई अपराधी जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ते हैं। आखिरकार उस भीड़ में से केवल 2 अपराधी ही बच पाते हैं, मगर बदकिस्मती से उन दोनों ने अपनी जैकेट के नीचे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी थी, जिसकी वजह से गोलियां उनकी चमड़ी को छू भी नहीं पाती। यह नजारा देखते ही पेबैक बिना हिचकिचाए अपने हाथ की गन को नीचे फेंक देता है और खाली हाथों से ही उनसे भिड़ने का मन बना लेता है। वैसे उन दोनों अपराधियों में से एक बेहद उस्ताद और खतरनाक फाइटर था। वह पेबैक पर एक के बाद एक घूंसे और लातें बरसाकर उसे कोने में धकेलने की पूरी कोशिश करता है। हाथपाई के दौरान वह दरिंदा पेबैक का ही धारदार चाकू छीनकर सीधे उसके पैर में घोंप देता है। एक पल के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा हीरो अब पूरी तरह से मुसीबत में फंस चुका है, मगर पेबैक उन कमजोर लोगों में से नहीं था जो हार मान ले। पैर में लगे गहरे जख्म के बाद तो वह और भी ज्यादा आक्रामक और खूंखार हो उठता है। वह उल्टा उस क्रिमिनल की कलाई को मरोड़कर उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेता है और पटखनी देकर उसका काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम कर देता है। अब बारी थी उस आखिरी बचे हुए जीव की। ये क्रिमिनल देखने में किसी भी कोण से आम इंसान नहीं लगता था। दानव जैसा दिखने वाला यह मॉन्स्टर अपनी पूरी शक्ति झोंककर पेबैक की तरफ झपटता है। जैसे ही वह जीव करीब आता है, पेबैक सही पल का इंतजार करके एक ऐसा जोरदार घूंसा उसकी खोपड़ी पर जड़ता है कि वह विशालकाय जीव सीधे जमीन पर आ गिरता है। इसके तुरंत बाद पेबैक अपनी उंगलियों से उस जीव की आंखों पर ऐसा घातक प्रहार करता है कि वह राक्षस हमेशा के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब पूरा गैंग ढेर हो जाता है तो वहां खड़ा जैक फटी आंखों से यह सब देखता रह जाता है। उसे लग रहा था कि शायद पेबैक उसकी जान बचाने के लिए ही यहाँ मसीहा बनकर आया है, इसलिए वह राहत की सांस लेते हुए और पेबैक का शुक्रिया अदा करते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। मगर ठीक उसी क्षण पेबैक एक ऐसा कड़वा और भयानक सच उजागर करता है जो जैक के होश उड़ा देता है। वह जैक को साफ साफ शब्दों में बता देता है कि वह यहाँ उसकी हिफाजत करने नहीं आया है, बल्कि अपनी पुरानी दुश्मनी और बदले की आग को शांत करने आया है, क्योंकि अतीत में इसी जैक की एक बेवकूफी की वजह से पेबैक की मासूम बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 1 सेकंड का भी वक्त जाया किए बिना और बिना किसी झिझक के गोली चलाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। इस वारदात के कुछ ही पलों के बाद पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए उस पार्किंग गैरेज को घेर लेती हैं, मगर वहां से रफू चक्कर होने के बजाय पेबैक बड़ी ही शांति से अपने सारे हथियार जमीन पर डाल देता है और बिना किसी विरोध के खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। ये पूरी खौफनाक दास्तान सेंट लुइस नाम के एक बदहाल शहर में घट रही है, जो अतीत में द पल्स नाम के एक विनाशकारी परमाणु हादसे का शिकार होकर पूरी तरह तबाही के मलबे में तब्दील हो चुका था। उस न्यूक्लियर ब्लास्ट ने अनगिनत हंसते खेलते मकानों को राख बना दिया था और पूरी आबोहवा में जानलेवा रेडिएशन फैला दिया था। और इस पूरी तबाही का सबसे बड़ा समाधान निकल कर आया सेंटीब्रॉन नाम की एक विशालकाय और अति सुरक्षित जेल। ये जेल विशेष तौर पर उन्हीं सुपर पावर्स वाले खूंखार अपराधियों को ताउम्र कैद रखने के मकसद से बनाई गई थी। यहाँ बंद हर एक मुजरिम के पास कोई न कोई घातक शक्ति थी, जो सेंटीब्रॉन को पूरे ग्लोब पर बनी सबसे डरावनी और भयावह जेलों में से एक बनाती है। उन नए मुजरिमों के बीच हमारा पेबैक और डिएगो डियाज नाम का एक सीधा साधा नौजवान ड्राइवर भी मौजूद था। जैसे ही वे जेल की दहलीज पार करते हैं, कप्तान जेसन ब्रोडी के साथ काम करने वाले डेनी और लिज मोरालिस नाम के 2 बेरहम जेल ऑफिसर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे ऑफिसर बिना कोई वक्त गंवाए नए कैदियों की बारीक तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और इसी काम के दौरान वे उन नए लोगों को इस नर्क का सबसे जरूरी और पक्का नियम भी समझा देते हैं।
नियम यह था कि यहाँ कदम रखने वाले हर एक कैदी को अपने पैर में एक भारी और खास किस्म का कॉलर हमेशा पहनकर रखना पड़ेगा। इस कॉलर के भीतर नेली नाम का एक बहुत दुर्लभ केमिकल भरा गया था, जो कैदियों के शरीर के भीतर मौजूद सुपर पावर्स को पूरी तरह से दबाने और उन्हें बंद रखने के लिए तैयार किया गया था। कैदी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, यह केमिकल उसकी तमाम ताकतों को पूरी तरह से लाचार और बेबस बनाकर रख देता था। मगर डर का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। गार्ड्स जब चाहें अपने पास मौजूद रिमोट से उस कॉलर के जरिए कैदियों के जिस्म में हजारों वोल्ट का खतरनाक बिजली का झटका दौड़ा सकते थे। अगर कोई भी कैदी जेल के भीतर कोई गड़बड़ करने या बगावत की सोचता तो ऑफिसर सिर्फ एक बटन दबाकर उन्हें तड़पा तड़पाकर तुरंत सजा दे सकते थे। तमाम नए कैदियों को आखिरकार उनके अपने अपने अंधेरे कमरों में धकेल दिया जाता है। अगली सुबह जब पहली बार इन नए कैदियों को जेल के खुले मैदान यानी यार्ड में टहलने के लिए भेजा जाता है तो वहां कदम रखते ही पेबैक के सामने तुरंत एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। वहां मौजूद पुराने कैदियों में से एक, जिसका नाम डायमंड जिम था, वह पेबैक को देखते ही तुरंत पहचान लेता है। असल में उस पार्किंग गैरेज की खूनी लड़ाई के दौरान पेबैक ने जिस गिरोह के आदमियों पर गोलियां चलाई थीं, उनमें से एक मुजरिम इस जिम का सगा भाई था। सच सामने आते ही जिम का दिमाग घूम जाता है और वह अपने गुस्से पर काबू खोकर सबके सामने पेबैक पर हमला बोल देता है। मगर पेबैक भी कहां चुप बैठने वाला था। वह तुरंत संभलता है और बड़ी फुर्ती से जिम के वार को बचाते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ देता है। देखते ही देखते उस खुले मैदान के बीचों बीच दो भूखे शेरों जैसी एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। डिएगो दूर खड़ा यह पूरा तमाशा देखकर हैरान रह जाता है। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि जेल के हथियारबंद गार्ड्स इस खतरनाक लड़ाई को रोकने के बजाय दूर खड़े होकर मजे से तमाशा क्यों देख रहे हैं। ठीक उसी वक्त गॉर्डन नाम का एक और पुराना कैदी, जिसे सब लोग लाइटनिंग रॉड के नाम से पुकारते थे, वह डिएगो के पास आकर उसे सेंटीब्रॉन जेल के अंदर के कड़वे नियमों की जानकारी देता है। गॉर्डन के मुताबिक यहाँ के गार्ड सिर्फ उसी हालत में बीच बचाव करने आते हैं जब एक कैदी दूसरे कैदी की जान पूरी तरह से लेने वाला हो। जब तक ये सिर्फ एक आम लड़ाई है और हड्डियां टूट रही हैं, वह जिम पर थप्पड़ों और घूंसों की ऐसी बौछार करता है कि सबको लगने लगता है कि वह जिम को वहीं खत्म कर देगा। हालात को बेकाबू और जानलेवा होते देख ऑफिसर लिज मोरालेस आखिरकार बीच में आने पर मजबूर हो जाती है। अपने कंट्रोलर का इस्तेमाल करके वह दोनों मुजरिमों के पैर के कॉलर चालू कर देती है और बिजली का तेज झटका देकर उस लड़ाई को तुरंत रोक देती है। इसके बाद गार्ड्स उन दोनों अधमरे कैदियों को घसीटते हुए अस्पताल की तरफ ले जाते हैं। मैदान का माहौल थोड़ा शांत होने पर डिएगो गॉर्डन से बातचीत आगे बढ़ाता है। चूंकि गॉर्डन सालों साल से इस खतरनाक जेल में सुरक्षित टिका हुआ था, इसलिए डिएगो उससे यह राज जानना चाहता था कि वह इतने लंबे समय से यहाँ जिंदा कैसे बचा हुआ है। गॉर्डन को इस नए और सीधे साधे लड़के पर थोड़ी दया आ जाती है, इसलिए वह उसे सेंटीब्रॉन के भीतर सुरक्षित रहने के 4 सबसे जरूरी नियम सिखाता है। पहला, अपनी रहने की जगह को हमेशा साफ सुथरा रखो। दूसरा, हमेशा अपने काम से काम रखो, यानी दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ। तीसरा, कभी अपनी तरफ से किसी से दुश्मनी या मुसीबत मोल मत लो। और चौथा, किसी भी कैदी से कभी कोई चीज उधार मत लो। इन नियमों को बताने के बाद गॉर्डन डिएगो को एक और बहुत गंभीर चेतावनी देता है कि इस जेल में तुम्हारी सजा के और कितने दिन या साल बचे हैं। ये बात भूलकर भी कभी किसी के सामने मत बताना। ये सब बातें सुनकर डिएगो के मन में इस पूरी जेल के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी कैदी जूलियस लोएब के बारे में जानने की इच्छा पैदा होती है। गॉर्डन धीमी आवाज में समझाता है कि जूलियस एक बहुत जहरीला और खतरनाक इंसान है, क्योंकि उसके पास इंसानी दिमागों को पूरी तरह से अपने वश में करने की एक अजीब शक्ति है। उसकी यह ताकत इतनी डरावनी है कि जेल प्रशासन उसे हमेशा एक अलग कमरे में बंद रखता है। यहाँ तक कि उसका वफादार आदमी डारियस भी हर वक्त उसकी पहरेदारी में तैनात रहता है। गॉर्डन डिएगो को सावधान करते हुए कहता है कि अगर किसी भी वजह से जेल के इन कॉलर का केमिकल काम करना बंद कर दें तो जूलियस पलक झपकते ही सेंटीब्रॉन के हर एक गार्ड और कैदी को अपना गुलाम बना सकता है। ठीक इसी दौरान जेल के मुख्य दफ्तर में वार्डन डेवलिन अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि जूलियस लोएब को उसकी पैरोल हियरिंग के लिए पेश किया जाए। जूलियस को जब लाया जाता है तो उसके पैरों में भारी कॉलर के साथ साथ चेहरे पर लोहे का एक बेहद वजनी मास्क कसा हुआ था। उसे एक बेहद अंधेरे और ठंडे कमरे में ले जाया जाता है, जहां एक जज उससे सवाल जवाब करना शुरू करते हैं। जज ये जानना चाहते थे कि इतने साल सलाखों के पीछे गुजारने के बाद क्या जूलियस के भीतर कोई सुधार आया है या नहीं। लेकिन जूलियस को इस पूरे नाटक में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। कायदे से जवाब देने के बजाय वह उल्टे जज की ही भारी तौहीन कर देता है और साफ कह देता है कि वह बिना किसी बकवास के सीधे अपनी कोठरी में वापस जाना चाहता है। उसके इस अड़ियल और घमंडी रवैये का नतीजा ठीक वही निकलता है जिसकी सबको उम्मीद थी। जज उसकी रिहाई की अर्जी को पूरी तरह खारिज करके उसे ताउम्र जेल की कोठरी में ही सड़ाने का फरमान सुना देते हैं।
मगर इस सुनवाई के खत्म होने के बाद एक और बड़ा और गुप्त खेल शुरू होता है। वार्डन डेवलिन चुपके से जूलियस के पास एक बेहद खतरनाक सौदा लेकर पहुंचता है। वार्डन खुलासा करता है कि वह ऊपरी कमाई करने के लिए जेल के भीतर एक अवैध फाइट क्लब चलाता आ रहा है, मगर बहुत जल्द उसकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है और सेंटीब्रॉन छोड़ने के बाद उसके हाथ में केवल एक मामूली सी पेंशन ही बचेगी। वह ऐसी साधारण और तंगहाल जिंदगी नहीं बिताना चाहता, उसे चाहिए बेशुमार दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी। और ठीक इसी वजह से उसकी नीयत जूलियस के उस छिपे हुए खजाने पर बिगड़ी हुई है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल विंग में उस भयंकर लड़ाई के बाद डॉक्टर इसाबेल पेबैक की पट्टियां कर रही थीं। ठीक उसी समय डिएगो भी वहां आ पहुंचता है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल की साफ सफाई का जिम्मा सौंपा गया था। दुनिया के सबसे दरिंदे और खूंखार मुजरिमों के बीच घिरे होने के बावजूद डॉक्टर इसाबेल दिल की बेहद रहमदिल और दयालु महिला थीं। जेल के बाकी क्रूर कर्मचारियों से अलग वे हर एक कैदी को इंसानियत और इज्जत की नजर से देखती थीं। उनके साथ बातचीत के दौरान डिएगो अपनी सुपर पावर से जुड़ा एक बड़ा राज साझा करता है। वह बताता है कि उसकी शक्ति कोई विनाशकारी ताकत नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं से जुड़ी हुई है। अपनी असीम एम्पैथी के जरिए वह दूसरों के मन में उठ रहे दर्द और गम को बहुत गहराई से महसूस कर सकता है। सेंटीब्रॉन के बाकी हिंसक कैदियों की तुलना में डिएगो जरा भी खतरनाक नहीं था। सच कहें तो उसका मानना था कि उसे गलतफहमी के तहत इस नर्क में बंद किया गया है। डॉक्टर इसाबेल को उस मासूम लड़के पर बहुत तरस आता है और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। मगर तभी अचानक जूलियस लोएब का मेडिकल चेकअप करने के लिए डॉक्टर इसाबेल को दूसरे केबिन में बुला लिया जाता है। वे जब जूलियस की जांच कर रही होती हैं, तभी एक अनहोनी घटती है। किसी की नजर में आए बिना पेबैक हॉस्पिटल के बेड से चुपचाप उठता है और दबे पांव उनके पीछे चल देता है। जूलियस को डॉक्टर इसाबेल के सामने खड़ा देखकर पेबैक अपना आपा पूरी तरह खो बैठता है, क्योंकि जूलियस ही वह दानव था जिसे अपनी बेटी की मौत का मुख्य गुनहगार माना जाता था। पेबैक उसे उसी क्षण खत्म कर देने का मन बना लेता है। वह अचानक डॉक्टर इसाबेल पर झपटकर उन्हें बेहोश कर देता है और जूलियस की गर्दन नापने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक जब पेबैक जानलेवा वार करने ही वाला होता है, डिएगो तेजी से उस रूम में दाखिल होता है और सही वक्त पर उसे रोक लेता है। अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंककर डिएगो किसी तरह पेबैक को दबोचकर काबू में कर लेता है। डिएगो की इस मुस्तैदी की वजह से मामला और बिगड़ने से पहले ही गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और पेबैक को घसीटते हुए उसकी कोठरी में डाल देते हैं। इस साहसिक काम के बाद डिएगो रातों रात कैदियों के बीच एक जाना माना नाम बन जाता है। दोपहर के खाने के वक्त कैदी उसे सम्मान देने के लिए अपने अपने हिस्से के जेली कप उसकी तरफ बढ़ाने लगते हैं। वह कहता है कि पेबैक जैसे सिर फिरे इंसान के आगे छाती तान कर खड़े होने के बाद अब सेंटीब्रॉन का कोई भी मुजरिम डिएगो से पंगा लेने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद एक और रहस्यमयी मोड़ आता है। जूलियस का दाहिना हाथ डारियस डिएगो के पास आता है और चुपके से अपनी जेली भी उसके हाथों में थमा देता है। इसके बाद वह डिएगो को फुसफुसाते हुए बताता है कि जूलियस उससे अकेले में बात करना चाहता है। डिएगो धड़कते दिल के साथ उसके पीछे पीछे जूलियस के उस सुनसान और कड़े पहरे वाले सेल में जाता है। वहां पहुंचने पर हॉस्पिटल में अपनी जान बचाने के एवज में जूलियस डिएगो का शुक्रिया अदा करता है। वह वादा करता है कि एक दिन वह इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा, पर शर्त बस इतनी है कि सही वक्त आने पर डिएगो को भी उसकी एक छोटी सी मदद करनी होगी। शुरुआत में सेंटीब्रॉन के सबसे शातिर कैदी पर एतबार करने में डिएगो को झिझक हो रही थी, पर आखिरकार वह जूलियस के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देता है। इधर जेल के मुख्य दफ्तर में वार्डन डेवलिन अपनी सेक्रेटरी फेलिसिया की मदद से अपनी रिटायरमेंट पार्टी की तैयारियों में मशगूल था। तभी कैप्टन ब्रोडी दफ्तर में कदम रखता है। तब वार्डन उसे अपनी चाल बताते हुए कहता है कि वह इस जेल से विदा होने से पहले जूलियस की उस बेहिसाब संपत्ति को हड़पने का पूरा प्लान सेट कर चुका है। मगर कैप्टन ब्रोडी सेंटीब्रॉन के भीतर फैले इस अंतहीन भ्रष्टाचार और हिंसा से पूरी तरह तंग आ चुका था। उसका जमीर वार्डन के इस गंदे और गैर कानूनी प्लान में साथ देने की इजाजत नहीं दे रहा था, इसलिए बिना एक शब्द बोले वह चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ फेलिसिया भी वार्डन की इस नीच हरकत से बेहद चिढ़ी हुई थी। वह वार्डन को आगाह करते हुए कहती है कि अगर उच्च अधिकारियों को इस हेराफेरी का जरा सा भी सुराग लग गया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। वार्डन बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसके पद छोड़ने के बाद फेलिसिया सेंटीब्रॉन की अगली मुख्य सुपरवाइजर बनने का सपना देख रही है, इसलिए वह फेलिसिया के सामने दो अलग अलग लिफाफे रख देता है। पहले लिफाफे में एक शानदार सिफारिशी पत्र था जो उसे सुपरवाइजर की कुर्सी दिला सकता था, और दूसरे लिफाफे में उसके खिलाफ बगावत और आदेश न मानने के झूठे आरोपों की फाइल थी। फेलिसिया अगर उसका साथ देगी तो उसका करियर चमक जाएगा, और अगर उसने मना किया तो वह उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। फेलिसिया अपने बॉस की इस गंदी चाल को समझ जाती है, मगर यह सोचकर मजबूरी में हामी भर देती है कि एक बार कुर्सी मिलने के बाद वह सेंटीब्रॉन के इस काले निजाम को पूरी तरह बदल डालेगी।
कुछ दिनों के बाद गॉर्डन को भी उसकी पैरोल सुनवाई के लिए जज के सामने ले जाया जाता है। पूरे 10 लंबे साल जेल में गुजारने के बाद गॉर्डन बेहद भावुक और सच्चे दिल से जज से गुहार लगाता है कि वह पूरी तरह सुधर चुका है और अपनी जिंदगी में एक नया मौका चाहता है, मगर जज उसकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। वे तर्क देते हैं कि इतने सालों में गॉर्डन ने कभी भी प्रशासन की नजरों में ऐसा कोई खास काम नहीं किया जिससे लगे कि वह बदल चुका है। ये तुच्छ दलील सुनते ही गॉर्डन के भीतर छिपा गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि वह अपने जुर्म की पूरी सजा भुगत चुका है और अब उसे सिर्फ अपनी आजादी चाहिए। दुर्भाग्य से गॉर्डन के इस अचानक फूटे गुस्से ने सब कुछ मटियामेट कर दिया। जज फौरन उसकी रिहाई की अर्जी को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं और उसे और कई सालों तक जेल में ही सड़ने का फरमान सुना देते हैं। पूरी तरह टूटे हुए दिल और मायूसी के साथ गॉर्डन मेस में वापस लौटता है और बेहद डिप्रेशन में एक कोने की मेज पर सिर झुकाकर बैठ जाता है। इसके कुछ ही देर बाद जब डिएगो अपने काम में वापस व्यस्त हो जाता है, तब गॉर्डन दबे पांव अपनी जैकेट के पीछे हाथ ले जाता है और उस चाबी का इस्तेमाल करके अपने पैर में बंधे उस भारी कॉलर को अनलॉक कर देता है। कॉलर का लॉक खुलते ही उसकी बत्ती बुझ जाती है, जिसका सीधा मतलब था कि नेली नाम का वह केमिकल अब उसकी शक्तियों को दबाने में नाकाम हो चुका था। कई लंबे सालों के सूखे के बाद गॉर्डन को आखिरकार अपनी सुपर ह्यूमन क्षमता यानी लाइटनिंग रॉड की पावर वापस मिल जाती है, मगर कोई भी विनाशकारी कदम उठाने से पहले वह आखिरी बार डिएगो के पास जाता है और इस नर्क में उसका सच्चा साथी बनकर रहने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है। गॉर्डन की इस अचानक भावुक कर देने वाली बातों से डिएगो उलझन में पड़ जाता है। उसे महसूस हो रहा था कि मानो गॉर्डन को पहले से मालूम है कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है। इसके तुरंत बाद गॉर्डन घूमकर वहां खड़े एक जेल गार्ड के पास जाता है और उसे सरेआम गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। वह जानबूझकर उस गार्ड को अपने पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। गुस्से में लाल पीला होकर वह अफसर गॉर्डन को मजा चखाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गॉर्डन तो इसी पल की ताक में बैठा था। बिजली की सी तेजी दिखाते हुए गॉर्डन पास की दीवार पर लगे एक हैवी लैंप से कड़कड़ाता हुआ बिजली का तार नंगे हाथों से उखाड़ लेता है और सीधे उस गार्ड के सीने से चिपका देता है। वह भयानक करंट गार्ड के शरीर से होता हुआ सीधे गॉर्डन के अपने जिस्म में समा जाता है। इतने विशाल वोल्टेज के दबाव को जेल का मेन पावर ग्रिड बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जनरेटर एक ही पल में ओवरलोड होकर ब्लास्ट हो जाता है। अचानक पूरी सेंटीब्रॉन जेल में घना अंधेरा छा जाता है और बिजली का नामो निशान मिट जाता है। सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह ठप हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, कैदियों के पैरों में बंधे हुए सभी इलेक्ट्रिक कॉलर्स काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह गॉर्डन एक बार फिर से साक्षात लाइटनिंग रॉड का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद गार्ड्स कुछ समझ पाते हैं, इससे पहले ही वह मेज से हवा की तरह गायब हो जाता है। इस अचानक हुए ब्लैकआउट की वजह से पूरी जेल के भीतर अफरा तफरी मच जाती है। चूंकि गार्ड्स अब कॉलर के जरिए कैदियों को शॉक नहीं दे पा रहे थे, इसलिए कई खूंखार मुजरिम इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करने लगते हैं। जेल के मैदान में डायमंड जिम और उसके गुर्गों ने सोचा कि पेबैक से अपना पुराना हिसाब बराबर करने का यह सबसे बेहतरीन मौका है। मगर एक और खूनी जंग छिड़ने ही वाली थी कि तभी जेल का ऑटोमेटिक बैकअप जनरेटर चालू हो जाता है। यह खबर जब वार्डन डेवलिन के कानों तक पहुंचती है तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह तमाम गार्ड्स को सख्त हुक्म देता है कि गॉर्डन को जमीन के नीचे से भी ढूंढ कर निकाला जाए। दूसरी तरफ गॉर्डन भागकर हॉस्पिटल विंग के एक सुनसान कमरे में जा छुपता है। वहां एक खिड़की के पास खड़ा होकर वह बाहर खिल रही धूप की तरफ टकटकी लगाए देखता है और खुद से बड़बड़ाता है कि वह आखिरकार फिर से आजाद होने वाला है। मगर अफसोस, उसकी यह आजादी चंद लम्हों से ज्यादा नहीं टिक पाई। अफसर लिज मोरालिस अचानक उस कमरे में दाखिल होती है और पीछे से गॉर्डन पर एक ऐसा जोरदार वार करती है कि वह जमीन पर आ गिरता है। वह तुरंत अपने वकी टॉकी से वार्डन को इत्तला देती है कि उसने भागे हुए मुजरिम को दबोच लिया है। ठीक उसी पल वार्डन डेवलिन वकी टॉकी पर एक ऐसा फरमान सुनाता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जेल के एक अफसर के कत्ल की सजा के तौर पर वह लिज को सख्त हुक्म देता है कि गॉर्डन को उसी जगह पर जान से मार दिया जाए। लिज यह क्रूर आदेश सुनकर सन्न रह जाती है, क्योंकि उसने कभी किसी बेबस कैदी को इस तरह अपने हाथों से खत्म नहीं किया था। बेबस होकर लिज अपने हाथों में स्पेशल कॉम्बैट ग्लव्स पहनती है और जमीन पर पड़े गॉर्डन के सिर पर एक के बाद एक तब तक प्रहार करती रहती है जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं जाती। अगले दिन इस नर्क जैसी जेल में अपने इकलौते सच्चे और हमदर्द दोस्त को खोने के बाद डिएगो अंदर से पूरी तरह टूट बिखर जाता है। इस गम और अकेलेपन के बीच अचानक उसे अपनी पत्नी का एक फोन कॉल करवाया जाता है। उसकी पत्नी फोन पर रोते हुए बताती है कि बाहर की दुनिया में जिंदगी गुजारना दिन ब दिन नामुमकिन होता जा रहा है और अकेले अपनी नन्ही बेटी का पेट पालना अब उसके बस के बाहर की बात हो चुकी है। डिएगो अपनी भर्राई हुई आवाज में उसे दिलासा देने की कोशिश करता है
और वादा करता है कि अपनी सजा जल्द से जल्द खत्म करवाकर घर लौटने के लिए वह दिन रात एक कर रहा है। डिएगो इस बात पर कुछ और सफाई देता। इससे पहले ही ऑफिसर लिज बेरहमी से फोन की लाइन काट देती है और डिएगो को वार्डन डेवलिन के दफ्तर की तरफ ले जाती है। वार्डन डिएगो को जेल के सबसे खतरनाक और भयानक हिस्से यानी काल कोठरी वाले इलाके में ले जाता है। वहां वह डिएगो को एक ऐसी अंधेरी और सीलन भरी कोठरी दिखाता है जिसका इस्तेमाल कैदियों को सबसे दर्दनाक तरीके से मानसिक रूप से तोड़ धरने के लिए किया जाता था। वार्डन का इशारा बिल्कुल साफ था, डिएगो अगर उसकी बात नहीं मानेगा तो उसे भी इसी नर्क में हमेशा के लिए सड़ने के लिए फेंक दिया जाएगा। इसके बाद वार्डन अपना असली और गुप्त सवाल पूछता है। वह जानना चाहता था कि जूलियस लोएब जैसा शातिर इंसान अचानक डिएगो जैसे मामूली लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। घबराया और कांपता हुआ डिएगो सफाई देते हुए समझाता है कि उसने सिर्फ हॉस्पिटल विंग में जूलियस की जान बचाई थी और बस इसी वजह से जूलियस उसके प्रति थोड़ी हमदर्दी दिखा रहा है। सब कुछ सुनने के बाद वार्डन डिएगो के कंधों पर एक बेहद खतरनाक जिम्मेदारी डाल देता है। अब से डिएगो को गुप्त रूप से जूलियस की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखनी होगी और वह जो भी सुराग जुटाएगा उन सब की पल पल की रिपोर्ट सीधे वार्डन को लाकर देनी होगी। और अगर डिएगो ने इस जासूसी से इनकार किया तो उसे तौम्र उस काली कोठरी में सड़ने के लिए डाल दिया जाएगा। इसके बाद के कुछ दिनों तक सेंटीब्रॉन जेल की जिंदगी अपने पुराने ढर्रे पर चलती दिखाई देती है, मगर पर्दे के पीछे जूलियस लोएब बड़ी ही खामोशी से अपने उस खौफनाक मास्टर प्लान का ताना बाना बुन रहा था। एक सुबह जूलियस अपने एक वफादार साथी के जरिए पेबैक की कोठरी में चुपके से एक टैटू बनाने वाली सुई भिजवाता है। पेबैक नहीं जानता था कि यह तोहफा किसने भिजवाया है, मगर उसने इस पर ज्यादा दिमाग खर्च करने की जहमत नहीं उठाई। वह उस सुई से बड़ा सा क्रॉस का टैटू गोदना शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसा ही क्रॉस जैसा वह अपने कपड़ों पर धारण करता था। टैटू का काम पूरा होते ही पेबैक जेल के मैदान में आता है और सीधे डायमंड जिम को ढूंढना शुरू कर देता है। ये साफ इशारा था कि वह एक बार फिर खूनी दंगल करने के मूड में है, मगर सबको चौंकाते हुए इस बार जिम फाइट करने से साफ इनकार कर देता है। वह पेबैक के करीब आकर फुसफुसाता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, पर वह वादा करता है कि बहुत जल्द वे दोनों अपना एक एक खून की बूंद का हिसाब चुकता करेंगे। दूसरी तरफ डिएगो हर दिन किसी तरह इस जेल के क्रूर माहौल में जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था, मगर अपने साथी गॉर्डन की हत्या के बाद वह आखिरकार फैसला करता है कि वह सीधे जूलियस के पास जाकर सच का सामना करेगा। डिएगो जब जूलियस की कोठरी में पहुंचता है तो वह बिना घुमाए फिराए सीधे पूछता है कि जूलियस का असली मकसद क्या है और वह क्यों डिएगो को बार बार इन खौफनाक पचड़ों में घसीट रहा है। जूलियस बिल्कुल शांत रहकर डिएगो को थोड़ा सब्र रखने की सलाह देता है और कुदरत का करिश्मा देखिए, ठीक इसी हफ्ते वार्डन डेवलिन की नौकरी का आखिरी दिन यानी रिटायरमेंट भी तय था। दफ्तर में फेलिसिया बेहद घबराई हुई हालत में यह जानने का इंतजार कर रही थी कि वार्डन के कुर्सी छोड़ते ही क्या वह सेंटीब्रॉन की नई मुख्य सुपरवाइजर बन पाएगी या नहीं। मगर अचानक एक आधिकारिक ईमेल के जरिए उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। ईमेल में साफ साफ लिखा था कि इस सर्वोच्च पद के लिए कैप्टन जेसन ब्रोडी के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। वार्डन ऐसा मासूम चेहरा बनाता है मानो उसे इस बात की कोई खबर ही ना हो। वह सफाई देता है कि वह बस ब्रोडी को भी इस प्रमोशन की रेस में एक निष्पक्ष मौका देना चाहता था, मगर फेलिसिया उसकी इस मीठी बकवास पर जरा सा भी यकीन नहीं करती। उसे पूरा भरोसा था कि वार्डन पीठ पीछे कोई बड़ा खेल खेल रहा है। यहाँ तक कि खुद कैप्टन ब्रोडी भी इस प्रमोशन की खबर से खासे हैरान थे और सच कहें तो वे इस नई जिम्मेदारी को लेने के लिए कोई खास उत्साहित नहीं थे। इसके बावजूद ब्रोडी तय करते हैं कि जब तक वार्डन ऑफिशियली पद छोड़ नहीं देता तब तक वे पूरी ईमानदारी से जेल की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। इसलिए वे फौरन मैदान में जाकर डायमंड जिम को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं कि वार्डन के विदाई के दिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिम जाहिर तौर पर तो ऑफिसर की बात मानने का नाटक करता है, मगर ब्रोडी के हटते ही वह अपने आदमियों से कहता है कि सही मौका मिलते ही वह कैप्टन का काम तमाम कर देगा, मगर उससे पहले उन्हें जूलियस के दिए गए निर्देशों पर ही चलना होगा। आखिरकार वह बहुप्रतीक्षित दिन आ ही जाता है जब वार्डन डेवलिन का नौकरी में आखिरी दिन था। वह दफ्तर में कदम रखते ही फेलिसिया और कैप्टन ब्रोडी दोनों को अपने केबिन में बुलाता है। इसके बाद वह अपना अंतिम फैसला सुनाता है। फेलिसिया के सपनों को चकनाचूर करते हुए कैप्टन ब्रोडी को सेंटीब्रॉन जेल का नया मुख्य सुपरवाइजर घोषित कर दिया जाता है। फेलिसिया अंदर से पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि वह दिल से मानती थी कि इस पद की असली हकदार वही थी। भारी डिप्रेशन और गुस्से के साथ वह चुपचाप दफ्तर से बाहर निकल जाती है। सच तो यह है कि प्रमोशन मिलने के बाद ब्रोडी खुद भी खासे असहज महसूस कर रहे थे, मगर वार्डन डेवलिन के पास अब किसी के आंसुओं की परवाह करने का फालतू वक्त नहीं था। वह अपनी अंतिम और सबसे बड़ी चाल चलने के लिए सीधे जूलियस की कोठरी की तरफ बढ़ जाता है। वार्डन जूलियस के हाथों में उसके गुप्त बैंक अकाउंट से जुड़ा एक डिजिटल टैबलेट थमा देता है ताकि जूलियस आखिरकार अपने छुपाकर रखे करोड़ों डॉलर्स वार्डन के खाते में ट्रांसफर कर सके।
ठीक इसी समय जेल के मैदान में पेबैक एक बार फिर डायमंड जिम के सामने जाकर छाती तान कर खड़ा हो जाता है और उसे फाइट के लिए ललकारता है। इस बार जिम भी कोई बहाना नहीं बनाता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक और खूनी दंगल के लिए पैंतरे बदलने लगते हैं। हालात को बेकाबू होते देखकर ओएनएफएसर लिज और कैप्टन ब्रोडी तेजी से कैदियों के पैरों में बंधे इलेक्ट्रिक कॉलर्स को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल पैनल पर बटन दबाते हैं, मगर अचानक उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है। कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। कॉलर्स पूरी तरह से डेड हो चुके थे। ठीक उसी क्षण जूलियस उस टैबलेट के जरिए एक गुप्त कमांड रन कर देता है। उसने केवल अपने पैसे ही ट्रांसफर नहीं किए थे, बल्कि उस टैबलेट का इस्तेमाल करके सीधे सेंटीब्रॉन जेल का मुख्य इलेक्ट्रिकल और सिक्योरिटी नेटवर्क ही हैक कर लिया था। और कुछ ही सेकंड्स के भीतर पूरी जेल के अंदर बंद हर एक मुजरिम के पैर में बंधा कॉलर एक साथ बंद हो जाता है। नेली नाम का वह जहरीला ड्रग पूरी तरह से बेअसर हो जाता है और देखते ही देखते हर एक कैदी के भीतर उनकी बरसों से दबी हुई चमत्कारी सुपर पावर्स और अलौकिक क्षमताएं पूरी तरह से जाग उठती हैं। पल भर के अंदर पूरी सेंटीब्रॉन जेल के भीतर एक ऐसा भयानक तांडव और विद्रोह शुरू होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनियंत्रित कैदी दहाड़ते हुए गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं, आपस की पुरानी दुश्मनी भुनाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं और जेल का जो भी ढांचा सामने आता है उसे तहस नहस करने लगते हैं। शुरू हो जाता है सेंटीब्रॉन का सबसे बड़ा और खूनी प्रिजन राइट। जेल ऑफिसर्स इस पागलपन और कत्लेआम को रोकने की जी जान से कोशिश कर रहे थे, मगर हालात बेहद तेजी से उनके हाथों से फिसलते जा रहे थे। ठीक इसी समय जूलियस की कोठरी के भीतर क्या खिचड़ी पक रही है, यह जानने के लिए फेलिसिया दफ्तर से वार्डन डेवलिन से संपर्क साधती है। वह चिल्लाते हुए बताती है कि किसी ने पूरी जेल का मेंटेनेंस सिस्टम हैक कर लिया है और तमाम कैदियों की पावर्स अनब्लॉक कर दी हैं। महज कुछ मिनटों के भीतर यह कत्लेआम पूरी जेल में फैल जाता है। आंखों से लेजर किरणें बरसाने वाले, चीजों को हवा में उड़ाने वाले और आग पर काबू रखने वाले कैदी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख बनाने लगते हैं। कई बेकसूर गार्ड्स पलक झपकते ही अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो कई कैदी अपने ही सेलमेट्स के हाथों बेरहमी से मारे जाते हैं। पूरी जेल का कानून और व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। इधर डायमंड जिम आखिरकार अपनी असली सुपर पावर वापस पा लेता है। उसकी देह एक विशालकाय चट्टान जैसे मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है, जिसके पास असीम ताकत और लगभग कभी न टूटने वाली लोहे जैसी चमड़ी थी। यहाँ तक कि हमारा पेबैक भी उस दानव के आगे बिल्कुल बौना और लाचार साबित हो रहा था। ब्रोडी वकी टॉकी पर फेलिसिया से पूछता है कि क्या कॉलर्स को दोबारा चालू करने का कोई तरीका बचा है। फेलिसिया बहुत तेजी से इसका तकनीकी हल निकाल लेती है। वह बताती है कि अगर कोई भी इंसान जनरेटर रूम के भीतर जाकर जेल के मेन जनरेटर को मैन्युअली रिस्टार्ट कर दे तो पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क फिर से ऑनलाइन आ जाएगा और ऐसा होते ही वे कॉलर्स का कंट्रोल वापस पा लेंगे और नेली ड्रग को दोबारा एक्टिवेट करके हर एक कैदी को शांत कर सकेंगे। एक सेकंड का भी वक्त गंवाए बिना ब्रोडी खुद ही उस खतरनाक जनरेटर रूम की तरफ जाने का फैसला करता है, जबकि बाकी अफसर कैदियों को रोके रखने के लिए पीछे ही डटे रहते हैं। वार्डन डेवलिन के शरीर और पावर का इस्तेमाल करके ही वह डारियस के पैरोल पेपर्स पर अपने दस्तखत करके उसे आधिकारिक रूप से रिहा कर देता है। कुछ ही लम्हों में डारियस एक आजाद और बेखौफ इंसान की तरह जेल के मुख्य फाटक से बाहर कदम रखता है और जेल परिसर के बाहर एक चमचमाती काली कार के भीतर चुपचाप बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। खुद जूलियस इस असली सच्चाई का दुनिया में किसी को भी पता चलने से पहले ही एक साथ मुस्कुराते हुए कार की रफ्तार बढ़ाते हैं और पलक झपकते ही वहां से ओझल हो जाते हैं। और ठीक इसी सस्पेंस के साथ हमारी यह अद्भुत कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको हमारी ये विस्तृत वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? हमें लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही रोमांचक सस्पेंस से भरी कहानियों के एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।